हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन बिकॉज होल्डिंग ऑन टू इट विल नॉट हेल्प। यानी कि अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ना ही समझदारी है, वही असल मायने में मूव ऑन करना है। क्योंकि अगर आप उन मिस्टेक्स को लेके बैठे रहे, आप आगे नहीं बढ़े, आपने उनसे सीखा नहीं, तो बैठे रहने से तो कुछ होना नहीं है, राइट? तो इसलिए आगे बढ़ते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। इंडियाज अपकमिंग सेंसस इन 2025। हिंदुस्तान का अपकमिंग मतलब आने वाला, जो आने वाला सेंसस है 2025 में, लॉन्ग डिलेड ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक, जो कि बड़े लंबे समय से पेंडिंग था, डिले चल रहा था कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से, स्टैंड्स अ पिवटल एक्सरसाइज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस पॉलिसी मेकर। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अहम एक एक्सरसाइज है जो कि हमारी पॉलिसी मेकिंग को प्रभावित करेगी। ठीक है, सीधे तौर पे प्रभावित करेगी। ट्रेडिशनली कंडक्टेड एवरी डेकेड, आमतौर पे ट्रेडिशनली मतलब जब से ये हो रहा है तब से ये हर 10 साल में एक बार होता है। द सेंसस ऑफर्स एसेंशियल इंसाइट्स इनटू पॉपुलेशन ट्रेंड्स। तो क्यों जरूरी है सेंसस? क्योंकि सेंसस बताता है हमारी पॉपुलेशन के बारे में, उसके लिए इंफॉर्मेशन देता है, और ये इंफॉर्मेशन काम आती है पॉलिसी मेकिंग में कि कौन सा समुदाय ग्रो कर रहा है, कौन सा समुदाय को और ज्यादा ग्रो करवाने की जरूरत है, कौन सा समुदाय को ग्रो करने में हेल्प की जरूरत है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है? सेंसस से मिलती है। वरना हम पॉलिसीज बनाई जाएंगे और एक पर्टिकुलर समुदाय के फेवर में बनाई जाएंगे, दूसरे किसी भी हो सकते हैं समुदाय को उससे हेल्प ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसलिए जरूरी है पॉपुलेशन ट्रेंड्स को जानने के लिए, सोशल डायनामिक्स को जानने के लिए कि समाज में किस सब तरह की ऊंच नीच चल रही है, कौन लोग डेवलप हो रहे हैं, कौन लोग पिछड़े रह गए हैं, है ना, ये जानने के लिए जरूरी है। और एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, और उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, ये सब जानने के लिए बहुत जरूरी है। बियॉन्ड मियर नंबर्स, ये नंबर्स केवल नंबर्स नहीं है, ये उससे आगे, इट हेल्प्स शेप गवर्नमेंट प्रायोरिटीज, सरकार की प्राथमिकताओं को देखने के लिए कि किस सरकार को किस तरह प्राथमिकता देनी चाहिए, ये देखने के लिए ये बहुत अहम है, महत्वपूर्ण है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज अपने संसाधनों का किस तरीके से बंटवारा करना है, किन तबकों को और ज्यादा संसाधन प्रोवाइड करने की जरूरत है, ये करने में। एंड द डिजाइन ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स, और हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए बहुत जरूरी है। द सेंसस डेटा विल बी इंस्ट्रूमेंटल इन एड्रेसिंग इंडियाज कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज। द सेंसस का जो डेटा है, जो कि बहुत इंस्ट्रूमेंटल रहेगा हिंदुस्तान के बहुत जटिल सामाजिक मसले जो है उनको डील करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। की इंफॉर्मेशन, मुख्य इंफॉर्मेशन जो है, सच एज हाउस होल्ड कॉम्पोजिशन की, एक घर में कितने लोग हैं, ठीक है, पॉपुलेशन में हम लोग क्या, लड़कियों का जैसे कि पहले क्या होता था कि गर्ल चाइल्ड को नहीं प्रेफरेंस दिया जाता था, क्या अब वो डेटा बढ़ा है? घर में कितने लोग हैं, उनका लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज। अब ये भी होता है कि बेसिक एम्यूनिटीज पहले रोटी कपड़ा मकान कहा जाता था, आजकल गाड़ी भी एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है, मोटरसाइकिल भी एक बेसिक नेसेसिटी हो गई है। एंड एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स, और कौन लोग किस किस फील्ड में एम्प्लॉय हो रहे हैं, किस समुदाय के, किस दबके के लोग किस फील्ड में एनरोल हो रहे हैं, वहां उनको किस जगह पे एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, ये सब जानने के लिए। विल गाइड पॉलिसीज ऑन हेल्थ केयर, इसके जरिए हम हेल्थ केयर पॉलिसीज, गाइडेड हेल्थ केयर पॉलिसीज बना सकते हैं, एजुकेशन पॉलिसीज बना सकते हैं, हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसीज बना सकते हैं विद एक्यूरेट डेटा। अब एक्यूरेट डेटा से क्या होता है? द गवर्नमेंट कैन आइडेंटिफाई एरियाज नीडिंग इंटरवेंशन, गवर्नमेंट उन पहलुओं को, उन जगहों को, उन एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकती है जहां पे सरकारी हस्तक्षेप की जरूरत है। हेल्पिंग अचीव इक्विटेबल ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, जिसकी वजह से बराबर ग्रोथ, इक्विटेबल मतलब कि ऐसा नहीं कि एक तबका है वो बहुत अमीर होता जा रहा है, दूसरा है बहुत गरीब हो जाता है, नहीं, सबको बराबरी का अधिकार मिले। अब बिहार है वो एक गरीब स्टेट है, लेकिन वही महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, ये बहुत ही ज्यादा रिच, या पंजाब हो गया, बिहार के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा रिच स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज हैं। तो सबको बराबरी से, हर एक एरिया में बराबरी से डेवलपमेंट हो, ये जरूरी है। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, डेटा फ्रॉम रूरल रीजन्स एंड विद हाई इलिटरेसी एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स
could lead to targeted educational and skill development programs। क्योंकि अगर देखो उदाहरण के तौर पे रूरल एरियाज में कितना लिटरेसी है, हाई लिटरेसी है, लो लिटरेसी है, उनको एम्प्लॉयमेंट कैसा मिल रहा है, क्या एम्प्लॉयमेंट दर है, ये सब अगर हमें पता चल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, हम टारगेटेड एजुकेशनल जो पॉलिसीज है वो बना सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट पॉलिसीज एक पर्टिकुलर एरिया को टारगेट करती हुए बना सकते हैं, राइट। तो ये चीजें हम कर सकते हैं। द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस आर इक्वली सिग्निफिकेंट। अब पॉलिटिकल, इस पूरे सेंसस का जो पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव पड़ेगा वो भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? लिंक टू सेंसस इज द डिलिमिटेशन एक्सरसाइज। अभी आपको पता है महिलाओं का जो बिल है संसद में पास हो चुका है, महिला आरक्षण का, ठीक है। उस बिल के अंदर एक प्रावधान है कि डिलिमिटेशन के बाद में जो है महिलाओं का रिजर्वेशन लागू किया जाएगा, जो कि संसद में भी वैलिड होगा। डिलिमिटेशन का मतलब ये है, देखो आजादी के समय पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी थी, उसके बाद कुछ विस्तार हुआ, कभी कभी कुछ अध्यादेशों के जरिए कुछ विस्तार हुआ उनका, तो वो ऐसा हो गया कि अब वो स्थिर हो गई, लेकिन पॉपुलेशन तो निरंतर बढ़ रही है। अब एक सांसद है, ठीक है, उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1000 लोग हैं, उसको उन 1000 लोगों की प्रॉब्लम्स को डील करके उनको रिप्रेजेंट करते हुए राज्यसभा में जो भी उनकी अभिव्यक्ति है वो रखनी है। वहीं एक है जिसके पास में 12,000 है, तो ये तो अनफेयर रिप्रेजेंटेशन हुआ ना। 1000 लोगों के ऊपर एक बंदा और 12,000 लोगों के ऊपर एक बंदा, वो एक बंदा उन 12,000 लोगों की समस्याओं को कैसे डील कर पाएगा, कैसे समझ पाएगा? नहीं ना समझ पाएगा। और जरूरी नहीं है कि उन 12,000 के लोग समस्या जो है एक जैसी हो या एक ही फील्ड से रिलेटेड हो, राइट। तो मतलब कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का यहाँ पे विभाजन भी जरूरी है, यानी कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज होगी शेड्यूल टू बी हेल्ड आफ्टर द सेंसस। तो ये जो एक्सरसाइज है ये सेंसस के बाद में होनी है। इट विल रीड्रॉ कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज, तो इससे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का बंटवारा होगा, तो उनकी बाउंड्रीज जो है रीडिफाइन की जाएंगी बेस्ड ऑन दी अपडेटेड पॉपुलेशन फिगर्स। और किसके ऊपर आधारित होंगी ये? अपडेट नया जो पॉपुलेशन फिगर आएगा उसके ऊपर आधारित होंगी। दिस इम्पैक्ट्स फेयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो बहुत ही फेयर हो जाएगा, बहुत ही वाजिब हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। एंड इज स्पेशली रेलेवेंट फॉर वुमेन, और खास तौर पे महिलाओं के लिए बहुत जरूरी है या उनसे जुड़ा हुआ है। एज अ सेंसस विल इन्फॉर्म, क्या इन्फॉर्म करेगा? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल, क्योंकि इसके बाद में ही महिला आरक्षण बिल जो है वो लागू किया जाएगा। इंश्योरिंग 33% रिप्रेजेंटेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट, जिसके तहत 33% रिजर्वेशन महिलाओं को पार्लियामेंट में मिलेगा। सच रिप्रेजेंटेशन कैन एडवांस जेंडर सेंसिटिव पॉलिसी मेकिंग। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन से जो एक जेंडर स्पेसिफिक, महिलाओं की कई सारी जरूरतें हैं जिनके ऊपर जो है पॉलिसी बनाना जरूरी है। एक पुरुष क्या महिलाओं की समस्या को समझेगा? नीतीश जी का संसद में जो उनके असेंबली होता है उसमें भाषण हमने सुना है, अभिव्यक्ति उसमें सुनी है, किस तरीके से वो इतने इनसेंसिटिव तरीके से महिलाओं से रिलेटेड कोई बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसे जो पुरुष हैं क्या वो महिलाओं की समस्याओं को समझ पाएंगे? नहीं ना। पर एक महिला तो अच्छे से समझ पाएगी, वो वहां पे अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाएगी, तो यानी कि इससे जेंडर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ेगा। एनहांसिंग सोशल इक्विटी एंड इकोनॉमिक इंक्लूसिविटी, जिससे क्या होगा? सोशल इक्विटी, सामाजिक बराबरी होगी, और इकोनॉमिकली उनको भी इंक्लूड किया जाएगा, उनको भी शामिल किया जाएगा। हाउएवर नोटेबली इट हैज रेज्ड कंसर्न, हाउएवर इसके साथ कुछ कंसर्न्स भी जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है। पर्टिकुलरली अमंग सदर्न स्टेट्स, खास तौर पे सदर्न स्टेट्स में, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन का विस्तार उस स्तर पे नहीं हुआ है जिस स्तर पे नॉर्दर्न साइड में हुआ है पॉपुलेशन का विस्तार। तो अगर पॉपुलेशन के बेस पे डिलिमिटेशन होगा तो यानी कि सदर्न स्टेट्स के पास में जो है सेंसस जो है रिप्रेजेंटेशन वो उतना ही रहेगा और नॉर्दर्न स्टेट्स का रिप्रेजेंटेशन बढ़ जाएगा। अभी भी सदर्न स्टेट्स की शिकायत ये रहती है कि उनके स्टेट्स को इतना वैलिड रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, ना उनके लिए स्पेसिफिकली कोई पॉलिसीज बनाई जाती हैं, ठीक है। अभी भी उनकी ये शिकायत रहती है। लेकिन जब डिलिमिटेशन हो जाएगा तो फिर आपको पता है संसद में वोटिंग वगैरह चलती है कई दफा, है ना, तो फिर वो वोटिंग में भी सारे जो पॉलिसीज है वो ही ले जाएंगे सारी। तो ऐसा उनको फेयर है कि फिर उनके लिए उनका रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा, तो इसलिए उनके लिए फिर ज्यादा कुछ पॉलिसीज बनाई नहीं जाएंगी, ठीक है।
द फियर अ लॉस इन रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू देयर पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स, क्योंकि सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल एफर्ट्स बखूबी निभाए हैं, तो इसलिए फिर उनका डर ये है कि भाई हमारे तो फिर रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। ठीक है। Transparent handling of these demographic shifts is essential to maintain trust and balance regional interests in India's democratic framework। बोल रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट पारदर्शी तरीके से इस चीज को अगर हम हैंडल करें, डेमोग्राफिक शिफ्ट, जो डेमोग्राफिक शिफ्ट क्या है, जो हमारे पॉपुलेशन का विस्तार हो रहा है, हमारी डेमोग्राफिक का जो हमारा डिलिमिटेशन प्रोसेस होगा उसका जो विस्तार होएगा, अगर वो पारदर्शी तरीके से होता है तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा, ताकि सभी लोगों के बीच में, इसके जो भी शेयर होल्डर्स हैं, जो भी इससे प्रभावित होंगे, उनके बीच में ट्रस्ट बना रहे एंड बैलेंस, और जो रीजनल इंटरेस्ट है वो भी बैलेंस आउट होते रहें। Meanwhile, the potential inclusion of a caste census has sparked a parallel debate। और वहीं साथ ही साथ जो पोटेंशियल संभावित इंक्लूजन है कास्ट सेंसस का इस सेंसस के अंदर में, उसने एक डिबेट खड़ा कर दिया है, डिबेट को वो दे दिया है, उत्पन्न कर दिया है, with calls from various political fronts advocating for better representation and resources। यहाँ कहीं कई जहां एक और कई जगह जो है इस चीज की मांग की जा रही है कि भाई कास्ट सेंसस करवाइए, जिससे कि हमें बेहतर पॉलिसी मेकिंग करने में मदद मिलेगी, जिससे कि हम समझ पाएंगे कि अभी भी कौन से ऐसे दबके हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको और ज्यादा आरक्षण की, और ज्यादा रिप्रेजेंटेशन की जरूरत है, ठीक है, रिजर्वेशन की जरूरत है। तो वहीं based on caste demographics, ultimately the census is more than a population count। तो बात यही साबित होती है कि सेंसस केवल एक पॉपुलेशन काउंट नहीं है, आपने जनता को गिनने के बस खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, उससे जुड़े हुए बहुत अहम और महत्वपूर्ण पहलू हैं। इट्स अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस। ये एक कॉर्नर स्टोन क्या होता है, जो पिलर होता है ना, जैसे कि एक मजबूत किसी दीवार को बनाने के लिए जो चीजें जरूरी होती हैं, ये ऐसा है। किसके लिए, क्या मजबूती देने के लिए? इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस। इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस का मतलब होता है गवर्नेंस यानी कि जो सरकार चलाना, शासन, और वो भी सूचित तरीके से। सूचित तरीके से मतलब कि आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन है, आप कुछ रूढ़ीवादी चीजों के ऊपर बेस, या मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे कर दूं तो ऐसे कर दूं, जो कि राहुल गांधी ने कहा था कि उनके पास में, देखो हो सकता है उनका पॉइंट वैलिड हो सकता है इनवैलिड हो, मैं यहाँ पे उनके पॉइंट को नहीं बोल रही, लेकिन जब बात हो रही थी, तो जैसे कि उन्होंने कहा था इसके बारे में, जब बात हो रही थी आर्मी के अंदर जो ये अग्निवीर योजना है, तो उनसे पूछा गया भाई आप वैलिड पॉइंट बताइए, तो वैलिड पॉइंट बताने की बजाय वो क्या बोल रहे हैं, आप मेरा हमारी सरकार है, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। तो ये इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस नहीं होती। इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस है वैलिड पॉइंट्स बताइए भाई कि लोगों का रोजगार जाएगा, 4 साल के लिए बच्चे कैसे आएंगे, तो इस चीज के लिए आप कुछ अच्छा वैलिड पॉइंट बताइए जिसके ऊपर फिर आपको फिर कुछ गलत ना बोला जाए, राइट। तो यहाँ पे इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस के लिए ये कॉर्नर स्टोन यानी कि नींव का पत्थर, एक पिलर है, स्ट्रॉन्ग पिलर है। तो ये था पैसेज। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज। तो पैसेज की टोन में उनने किसी चीज को क्रिटिसाइज नहीं करा, किसी चीज को प्रेज नहीं करा, कुछ बड़ा आशा की उम्मीद नहीं जताई कि अरे वाह इससे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। उनने सिंपल एक इन्फॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म करी है, जो चीज हर डोमेन में है वो उन्होंने हमें बताई है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दी है। तो न्यूट्रल एंड इन्फॉर्मेटिव, ऑप्शन ए इज करेक्ट। What is the main objective of the census 2025 according to the passage? तो इसका मुख्य पहलू, मुख्य इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये करना जरूरी है, ताकि हमें अपनी पॉलिसी मेकिंग में मदद मिले, हम अपनी पॉलिसीज, अपने रिसोर्सेज जो हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज कर सकें। टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑल सिटीजन्स फॉर टैक्सेशन पर्पस। तो टैक्स पर्पस के लिए सभी नागरिकों का रिकॉर्ड रखने के लिए किया जा रहा है, इनकरेक्ट है, इसका टैक्स से कोई लेना देना नहीं है सेंसस का। टू एलोकेट रिसोर्सेज एंड शेप वेलफेयर प्रोग्राम्स, बिल्कुल सही है कि हम अपने संसाधनों को किस तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अभी आपको आप गवर्नमेंट की बात सुनते हैं कि 800 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं, तो क्या उन 800 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की जरूरत है, या ये सरकारी खजाने के ऊपर खर्च एक बाहर है, बोझ है, ठीक है। और
जो 8 हो सकता है 800 करोड़ को जरूरत नहीं हो, 1000 करोड़ को हो सकता है 500 करोड़ को हो। ठीक है, तो क्या किस चीज की जरूरत है, हमारे पास रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, उनको हम कैसे एलोकेट करेंगे और किस तरीके के वेलफेयर प्रोग्राम्स हम चलाएंगे, ये सुनिश्चित करने के लिए सेंसस की जरूरत होती है। Based on the passage, which factor can be inferred as not directly influenced by the census data? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जो डायरेक्टली सेंसस के डेटा से प्रभावित नहीं होगा, उसका इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा? फर्स्ट है एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स। तो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स के ऊपर तो फर्क पड़ेगा ना। अब बिहार एक गरीब राज्य है, अगर हम बिहार में इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, कंपनीज को मोटिवेट करते हैं वहां पे आने के लिए, तो हो सकता है बिहार के लोगों को वहीं रोजगार मिल जाए, है ना। और फिर बल्कि वो एक ऐसा रोजगार जनरेट करने वाला जगह बन जाए जहाँ पे और स्टेट्स के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, वो गरीब ना रह जाए, वो भी फ्लरिश करे। हिमाचल भी एक गरीब, ऑलमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा रिच स्टेट नहीं है एज कम्पेयर टू अदर रीजन्स, तो वहां पे भी हो सकता है इस तरीके का डेवलपमेंट हो जाए। तो एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स के ऊपर तो प्रभाव पड़ेगा। एक्सेस टू बेसिक एम्यूनिटीज, जब हम जान पाएंगे कि जरूरी संसाधन है क्या, क्या आज के दौर में जरूरी संसाधन की सूची है, किन लोगों के पास कितना परसेंटेज बेसिक रोटी कपड़ा मकान की सुविधा है, तो उसी अकॉर्डिंग हम उनको पॉलिसी बना के वो चीजें प्रोवाइड कर पाएंगे। अभी प्रधानमंत्री जो घर आवास योजना है, उसके तहत लोगों को 1 लाख रुपए के करीब, 1-1.5 लाख रुपए के करीब मिलता है मकान बनाने के लिए। अब जाहिर सी बात है 1-1.5 लाख में मकान तो नहीं बनता, लेकिन कुछ तो हेल्प मिलती है उनको। अब ये क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि सरकार को पता है कि मकान जो है, रोटी कपड़ा मकान में से मकान एक बेसिक जरूरत है, इसलिए। पॉलिटिकल पार्टी अलायंस, तो पॉलिटिकल पार्टीज का गठबंधन कुर्सी के लिए होता है, उसका गठबंधन सेंसस के बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, जनता की जरूरतों को फुलफिल करने के बेसिस पे नहीं बनता। तो इसके ऊपर सेंसस डेटा का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What concern do southern states in India have regarding the census 2025 delimitation exercise? तो southern states की चिंता का सबसे बड़ा कारण ये है कि उनको डर है इस बात का कि जब पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात आई थी तो उन्होंने सारी पॉलिसीज अच्छे से इम्प्लीमेंट करें, जिसके तहत उनके स्टेट्स में पॉपुलेशन इतनी तेजी से या उस स्तर से नहीं बढ़ी जिस स्तर से नॉर्दर्न रीजन में बढ़ी है, या सेंट्रल रीजन या नॉर्दर्न रीजन में बढ़ी है। तो अब उनको डर ये है कि आप पॉपुलेशन बेसिस पे डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, जिससे कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम हो जाएगा। अभी जब रिप्रेजेंटेशन हमें लगता है अप्रोप्रिएट है, तब भी वो इस चीज की शिकायत करते हैं कि सरकार उनके साथ में भेदभाव करती है। तो जब उनका रिप्रेजेंटेशन ही कम हो जाएगा तो फिर सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी, ऐसा डर उनको है। ठीक है। दे वरी अबाउट इनसफिशिएंट डेटा एक्यूरेसी ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन, इनकरेक्ट है। दे फियर अ रिडक्शन इन देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ड्यू टू लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। What broader purpose does the census serve according to the passage? पैसेज के अनुसार क्या बड़ा पर्पस सेंसस से जो है सर्व होता है, यानी कि सेंसस से क्या एक बड़ा पर्पस फुलफिल होता है? टू एक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ एंड रिसोर्स एलोकेशन बेस्ड ऑन इनकम लेवल्स। तो इनकम लेवल्स के बेसिस पे तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं एक्सेस करने वाले ना, एक इनकम लेवल्स के बेसिस पे तो हम रिसोर्सेज नहीं एलोकेट करने वाले, तो ये तो इनकरेक्ट है। टू प्रोवाइड एन एक्यूरेट काउंट ऑफ द पॉपुलेशन फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इनकरेक्ट है। To act as the foundation for informed governance affecting political and social policies, बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम इन्फॉर्म तरीके से, अच्छी तरीके से जांच परख कर एक सरकार नहीं चलाएंगे तो वो सरकार अच्छी सरकार नहीं होगी, वो सिर्फ सरकार है, अच्छी सरकार नहीं है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। रीइंफोर्समेंट के स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। मोटिवेशनल, इसके भी स्पेलिंग करेक्ट है। अपॉर्चुनिटीज, ये भी करेक्ट है। एट्रीब्यूट्स के स्पेलिंग इनकरेक्ट है, डबल टी आता है, ATTRIBUTES। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या है? एट्रीब्यूट्स का मतलब होता है पहलू, विशेषता, गुण, ठीक है, क्वालिटी किसी की। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। The team always anticipate a bowling friendly pitch on their easy victory. देखो पिच की जरूरत आपको मैच से पहले है, मैच के बाद तो नहीं है। तो ऑन देयर इजी विक्ट्री, जब वो आसानी से जीत जाते हैं तब उनको अच्छी बॉलिंग फ्रेंडली पिच चाहिए होगी, नहीं ना, मैच के पहले चाहिए होगी। तो पिच
फॉर देयर इजी विक्ट्री, कि हमें आसानी से विक्ट्री मिल जाए, इसलिए अच्छी बॉलिंग फ्रेंडली पिच होनी चाहिए इन T20 मैचेस। पिच ओवर, ओवर नहीं आएगा, टू फॉर देयर इजी विक्ट्री, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द टीम विल अनाउंस द विनर टुमारो, विनर कल घोषित किया जाएगा, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। द विनर क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। विल अनाउंस क्या है, हमारा वर्ब है। विल हेल्पिंग वर्ब, अनाउंस मेन वर्ब। द टीम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले, ठीक है। द विनर, विल बी आ जाएगा, अनाउंस्ड बाय द टीम टुमारो, ठीक है। The winner will be announced by the team tomorrow. Option A is correct. Mr. Surya have no interior motive in offering you support. Mr. Surya को कोई भी ऐसा उनका इंटरनल पर्पस नहीं है, मतलब कि जब आप किसी की मदद भी करते हैं तो भी आप सोचते हैं ना कि मेरा क्या फायदा है इसमें से, तो उनका कोई ऐसा आंतरिक मोटिव नहीं है, उनको कुछ भी ऐसा उद्देश्य नहीं है आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो उनका कोई पर्पस नहीं है अपना कि आपको वो हेल्प करे, तो इसमें उनका कोई पर्पस नहीं है। तो मिस्टर सूर्य सिंगुलर व्यक्ति हैं, प्लूरल है, एक मिस्टर सूर्य है, मिस्टर सूर्य के अंदर हम जैसे बहुत सारे लोग समाये हुए हैं, नहीं ना, मिस्टर सूर्य सिंगुलर है। सिंगुलर है तो हैव तो भाई प्लूरल के लिए आता है ना, तो क्या आ जाएगा, हैज। मिस्टर सूर्य हैज नो इंटीरियर मोटिव इन ऑफरिंग यू सपोर्ट, सो ऑप्शन सी में एरर है। By the end of this month, he will be working for 5 years. तो आपको इस महीने के अंत तक इस कंपनी में काम करते हुए 5 साल हो जाएंगे। He will been तो नहीं आएगा। By the end of this month, he will have been, उसको हो जाएंगे, will have been working for 5 years, तो will been की बजाय क्या, will have been, ऑप्शन ए इज करेक्ट। Kamal is not willing to purchase a house on the 12th floor of a seaside apartment as she is fearful of heights. She is suffering from dash. अब हाइट से अगर आपको डर लगता है तो उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया। एक्रो मतलब हाइट, हवा, ठीक है, ऊंचाई, ठीक है, ऊंचाई से अगर आपको डर लगता है तो एक्रोफोबिया बोला जाता है। हेलियोफोबिया जब आपको सूर्य से डर लगता है। सोशियोफोबिया जब आपको सामाजिक स्थितियों से किसी से बात करने में डर लगता है। क्लॉस्ट्रोफोबिया जब आपको किसी घुटन भरी बंद जगहों से डर लगता है। और एक्रोफोबिया जब आपको हाइट से डर लगता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। एन एलिफेंट इज अ लार्ज मैमल। अब लार्ज का एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्मॉल, टाइनी छोटा, लार्ज क्योंकि बहुत बड़ा, लार्ज मतलब बहुत बड़ा। बम्पर, बम्पर मतलब भरपूर। जाइगैंटिक मतलब विशाल, बहुत बड़ा। टाइनी मतलब छोटा सा। हीरोइक मतलब बहुत शूरवीर। तो यहाँ पे ऑप्शन सी टाइनी इज छोटा इज द एंटोनिम फॉर लार्ज। एपिटोम, एपिटोम मतलब वो शी इज एन एपिटोम ऑफ हार्ड वर्क, मतलब वो मूर्त है, उसका पर्सोनिफिकेशन है कि हार्डवर्क अगर दिखता है तो वो ऐसा दिखता है, ठीक है। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा एपिटोम का, फर्स्ट है एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब विस्तार। प्रिसाइज, प्रिसाइज मतलब एकदम सटीक। एग्जॉट, एग्जॉट मतलब प्रोत्साहित करना। और ल्यूसिड, ल्यूसिड मतलब कि एकदम क्लियर, स्पष्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो एंटोनिम है किसका, एपिटोम का, क्योंकि एपिटोम जो है वो मतलब है किसी चीज का एम्बॉडीमेंट, किसी चीज का पर्सोनिफिकेशन, एक उसका उदाहरण। एक्सपेंशन मतलब उसका विस्तार, किसी चीज का विस्तार। तो उदाहरण तो होता है शॉर्ट में बताने के लिए, आपसे पूछा जाए कि कच्चा माल किसको बोलते हैं तो आप बोलोगे गेहूं का जो बीज है वो कच्चा माल है। अब अगर आप उसको एक्सपैंड करोगे तो जो भी चीज किसी भी इंडस्ट्री में इनपुट होगा वो उसका कच्चा माल होगा, तो ये एक्सपेंशन हो गया, उदाहरण या एक्सपेंशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कैन नॉट बी करेक्टेड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, जिस व्यक्ति को या जिस चीज को आप सुधार नहीं सकते, ठीक नहीं कर सकते, उसको क्या बोलेंगे। फर्स्ट है इनकॉरिजिबल, मतलब कि आप करेक्ट नहीं कर सकते, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इलिजिबल मतलब जो पढ़ा नहीं जा सकता। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय। इनएलिजिबल जो अयोग्य है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्मोकिंग इन योर यूथ स्टंट्स द बॉडी एंड क्लाउड्स द ब्रेन। तो ये तो सीधा बना हुआ है ABCD, जैसे जैसे हमने पढ़ा वैसे पता चल गया कि अगर आप अपने युवा अवस्था में स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हो तो आपकी हाइट जो है वो छोटी रह जाती है और आपकी बॉडी जो है योर यूथ स्टंट्स द बॉडी, मतलब बॉडी को आपकी हाइट को छोटा कर देती है, और जो आपका ब्रेन है वो पूरा
खचाखच मतलब क्लाउड हो जाता है, धुंधला हो जाता है, आप सोचने समझने की शक्ति खो देते हो। ABCD, ABCD ऑप्शन सी में आ रहा है, ABCD ऑप्शन सी इज करेक्ट। डोंट लेट डिलन फूल यू, कि डिलन को तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो, तो डोंट बी फूल्ड, डू नॉट बी फूल्ड बाय डिलन, ठीक है, डू नॉट बी फूल्ड बाय डिलन। डू नॉट एवर बी, कभी भी मत बनाने दो, कभी की तो बात ही नहीं कर रहे, वो अभी की बात कर रहे हैं कि डिलन को तुम्हें मूर्ख मत बनाने दो, इनकरेक्ट है। डू नॉट बी फूल, फूल नहीं आएगा, फूल्ड आएगा। डू नॉट बी फूल्ड बाय डिलन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Satya is always great to his friends who helped him when he was in trouble. Great, ग्रेट नहीं होगा, ग्रेट तो मतलब कि वो बहुत महान है, लेकिन आप किसी के शुक्रगुजार होंगे तो क्या होंगे, ग्रेटफुल होंगे, राइट। सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, सेंस ऑफ थैंकफुलनेस दिखा रहा है, ठीक है, तो ग्रेटफुल यहाँ पे ऑप्शन ए में ग्रेटफुल इज करेक्ट। द मॉडर्न वर्क इज डेलिबरेटली डैश एम्बिगियस, एम्बिगियस का मतलब होता है बहुत ज्यादा अस्पष्ट, अनक्लियर। एंटोनिम का मतलब हो गया बिल्कुल सुनिश्चित, बिल्कुल क्लियर। तो जो आजकल का मॉडर्न वर्क है वो जानबूझ के बिल्कुल स्पष्ट रखा जाता है, सर्टेन, स्पष्ट। डबियस, डबियस मतलब संदिग्ध। वेग, वेग मतलब अस्पष्ट। पजलिंग मतलब कंफ्यूज करने वाला। द होमोफोन फॉर द वर्ड देयर इज देयर, क्योंकि देयर का मतलब है किसी जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस जगह पे, और देयर का मतलब है उनका, मतलब बिलोंगिंगनेस बता रहा है, दो चार लोगों की, मतलब वन से एक से ज्यादा लोगों की बिलोंगिंगनेस बनाता है। जैसे कि रमन की फैमिली का घर, उनके घर में बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उनका घर मतलब रमन की फैमिली, तो यहाँ पे देयर इज दी होमोनिम फॉर देयर। टर्न अ डेफ एयर टू, टर्न अ डेफ एयर का मतलब होता है बिल्कुल आप किसी की बात सुनना नहीं चाहते, उसको बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं। फर्स्ट है रिब्यूक्ड, रिब्यूक्ड इनकरेक्ट है। डिसरिगार्डेड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वॉकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट डैश फॉर ऑर्डिनरी ह्यूमंस। सोना, खान, सपने देखना और चलना, ये थ्री इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हो सकता है, पहलू, थ्री इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स हो सकता है ना, किसी भी आम इंसान के लिए बहुत जरूरी है। बट फॉर दोज हु हैव डैश ट्रांसडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज यानी कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसकी बात कर रहे हैं, कि वो लोग जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है, ऑल थ्री आर ऑलमोस्ट सेम, उनके लिए ये तीनों ही चीजें लगभग समान है। एंड देयर इज नॉट मच डिफरेंस अमंग दीज थ्री, और इन तीनों में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। द वर्ल्ड एंड लाइफ इज अ मिथ, तो इनके लिए जो दुनिया है और जो जीवन है वो एक भ्रम है। एंड इट कीप्स ऑन चेंजिंग, और ये निरंतर बदलता रहता है। डैश आदि शंकराचार्य, तो ये कहा गया होगा, सेड आदि शंकराचार्य द ग्रेटेस्ट अद्वैता प्रीचर, ठीक है, आदि शंकराचार्य जो कि अद्वैत के प्रीचर हैं, उनके पालक हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। रमन्ना महर्षि ऑब्जर्व नो डिफरेंस बिटवीन ड्रीमिंग एंड वॉकिंग स्टेट्स, रमन्ना महर्षि को सपने देखना और चलना, इन दोनों चीजों में कोई अंतर नहीं मिला। What he said is that it is from one unreal world to another dash world, उन्होंने कहा कि इसमें एक अनरियल दुनिया है, एक रियल दुनिया है, बस इतना सा ही अंतर है। बाकी हम अपने सपनों में भी कुछ ना कुछ चल रहे होते हैं और चलते वक्त भी हम चल ही रहे हैं। There is no difference between the images one sees when walking up and the images she sees during dreams, कि कोई अंतर नहीं है जब हम चलते वक्त कुछ चीजें देखते हैं, पिक्चर्स या इमेजेस देखते हैं, वीडियोस देखते हैं उनमें, और जो हम अपनी नींद में सोते वक्त चीजें देखते हैं उनमें कोई अंतर नहीं है। अकॉर्डिंग टू दिस ग्रेट सेज ऑफ द मॉडर्न सेंचुरी, ये महान संत जो इस मॉडर्न सेंचुरी के हुए, इनके अनुसार द वन फर्स्ट वन इज डे ड्रीम, जो पहला है वो दिन के उजाले में देखने वाला, जो खुली आंखों से देखते हैं सपना, वो है। एंड द सेकेंड वन इज अ नाइट ड्रीम, और दूसरा जो रात के अंधेरे में बंद आंखों से देखते हैं वो है। द यूजुअल philosophers say that mind and body are two elements and mind is the source of all diverse thoughts, तो जो आम फिलोसोफर हैं वो यही कहते हैं कि माइंड और बॉडी जो है तो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, और जो मन है, आत्मा है, चिंतन है हमारा, वही अलग अलग विचारों को उत्पन्न करता है, उनका उत्सर्जन करता है, उत्सर्जक है। इन दी वेकिंग अप स्टेट, जब आप
जागृत होते हैं, द माइंड इज एक्टिव, तब हमारा मन एक्टिवली चल रहा होता है विथ ऑल टेंशन एंड डिससेटिस्फैक्शंस, जहाँ पे बहुत सारी टेंशन होती है, बहुत सारा असंतोष होता है, सो हैप्पीनेस इज मिसिंग, इसलिए तब खुशी मिसिंग होती है। ड्यूरिंग स्लीप एज द माइंड इज एब्सेंट, सोने के समय में हमारा माइंड जो है एब्सेंट होता है, सो इज द फिजिकल वर्ल्ड, और उस समय पे फिजिकल वर्ल्ड भी नहीं होता, द रियल हैप्पीनेस डैश, तो उस समय पे रियल हैप्पीनेस चल रही होती है। It is said that deep sleep, where there is no feeling of body, mind and world, is the natural state of human beings. ऐसा कहा जाता है कि जो गहरी निद्रा होती है, जहाँ पे हमें मन, शरीर, दुनिया, किसी भी चीज की कोई फीलिंग ना मिले, उसको नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, वही मनुष्य की वास्तविक परिस्थिति है। ठीक है, ऐसा माना जाता है। स्लीपिंग, ड्रीमिंग एंड वेकिंग आर, अच्छा वॉकिंग बोले जा रही थी मैं इतनी देर से, वेकिंग है। वेकिंग आर थ्री इंपॉर्टेंट ऑफ ऑर्डिनरी डैश ऑफ ऑर्डिनरी ह्यूमन। थ्री इंपॉर्टेंट क्या है? पहलू है एंजल्स, एंगल्स, एंगल्स तो नहीं है, ये कोई हमारे जीवन के एंगल है नहीं ना। मेथड्स, ये हमारे जीवन जीने के तरीके हैं नहीं। प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, सोना, सपने देखना और जागना किसके जीवन की समस्या है? एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मतलब पहलू है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। बट फॉर दोज हु हैव डैश ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, डीप, बहुत गहरा, जिनको अध्यात्म का ज्ञान है, गहरा ज्ञान है, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। डेप्थ, डेप्थ मतलब भी गहरा होता है, डीप मतलब भी गहरा होता है, लेकिन डेप्थ जो है वो गहराई बताता है, उसकी जो गहराई है मतलब लेंथ वाइज वो बताता है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब जो ऊपरी ऊपरी नॉलेज है। लार्ज मतलब बहुत बड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए गहरा नॉलेज की बात कर रहे हैं। The world and life is a myth and it keeps on changing dash आदि शंकराचार्य। saying, saying तो वो कह नहीं रहे, was said कहा गया था उनके द्वारा, says वो कहते हैं, ठीक है वो कहते हैं, so option C is correct। What he said is that it is from one unreal world to another dash, to another, एक अनरियल है तो दूसरा क्या होगा? टू अनरियल वर्ल्ड, दूसरा अनरियल वर्ल्ड, तो रियलिटी, रियलिटी मतलब हकीकत, टू अनरियल वर्ल्ड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। कंफ्यूज मतलब दुविधा, और अनइमेजिनरी मतलब जिसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, सो इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In the waking up state, the mind is active with all tensions and dissatisfactions, so happiness is missing. During sleep, as the mind is absent, and so is the physical world, the real happiness dash gained. रियल हैप्पीनेस गेंड, तो गेंड नहीं आएगा, इज गेंड आएगा, क्योंकि सारा जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है। इज गेंड यानी कि जेनरिक आप पैसिव वॉइस में बोलेंगे तो क्या होएगा? इज गेंड, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट्स ऑल, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज दिवाली के पर्व पे आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आपके जीवन से जो अंधकार है वो निकलेगा और रोशनी घर करेगी। ठीक है, सभी को उनके परिवार समेत इंग्लिश माध्यम की टीम्स की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। बाय बाय।